स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं भूगोलिक विषय के रूप में। इसमें अपन पढ़ रहे थे भूगोल की शाखाएं पढ़ेंगे आज अपन। इसकी मुख्यतः दो शाखाएं हैं, क्रमबद्ध या विषयपरक भूगोल और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल। अब इनको किस ने सबसे पहले क्रमबद्ध या विषयपरक भूगोल है, इसका जर्मनी के विद्वान हैं हमबोल्ट, उन्होंने यह विचारधारा दी थी या इसका नाम दिया था प्रादेशिक भूगोल का। इसी के जर्मनी के ये भी भूगोलवेत्ता इसके समकालीन हैं कार्ल रिटर। ठीक है, इन्होंने ये प्रादेशिक भूगोल। अब अपन अध्ययन करेंगे क्रमबद्ध या विषयपरक भूगोल। विषय वस्तुगत भूगोल में अपन किस किस का वर्णन करते हैं। अब इसमें देखो आपके दे भी रखा है विषयपरक। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसमें ये पहले अपन इसका पढ़ लेते हैं, इनका अलग अलग अध्ययन अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत या विषयपरक भूगोल है। ठीक है, अब इसमें यह है, देखो एक बार मैं पढ़ देती हूँ ये पैराग्राफ। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। फिर समझा दूंगी मैं। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकरण प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवतरेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। अब इसमें ये दो बातें बताई गई हैं। देखो, किसी भी विषय का अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें इसमें ये बताया गया है कि विषय क्रमबद्ध में, देखो ये लाइन है ना इसकी, कि प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन करेंगे अपन, तो उसमें प्राकृतिक वनस्पति, पहले तो विश्व में प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा या उनका अपन का अध्ययन करना पड़ेगा, विश्व में कौन कौन सी। फिर उसका, जैसे इसमें देखो आगे देखा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण और उनका विवेचन और सीमांकन। अब प्रकारात्मक में कि जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन अपन करेंगे, तो इसमें विश्व में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, विश्व के पूरे क्षेत्र में, विश्व में इसका अध्ययन पढ़ेंगे। अब विश्व में जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग वनस्पति पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंध में अलग और शीत कटिबंध में अलग वनस्पति पाई जाती है। अब उनके प्रकारों का अध्ययन अपन कर लेंगे कि ये वनस्पति, कौन कौन सी वनस्पति किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब उसका विस्तृत वर्णन करने के लिए, जैसे अपन ये उष्णकटिबंधीय या अपन यूँ कह सकते हैं सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति, ये क्षेत्रीय वर्णन अलग अलग उनके प्रकारों में करेंगे। अब ये हो गया। अब उसके बाद अगर अपन को किसी क्षेत्र विशेष का करना है, जैसे अपन भारत में कर रहे हैं, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और किन किन क्षेत्रों में उसका वितरण है, इस प्रकार से इसका इस विषय में क्रमबद्ध या विषयपरक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। आप इसी प्रकार जलवायु भी ले सकते हो, जलवायु। ठीक है, अब जलवायु में, जैसे जलवायु में सारे घटक आ जाएंगे, जलवायु के तापमान, आर्द्रता, तापमान और वर्षा, ये सारी चीजें। तो अब जैसे अपने विश्व में वर्षा का वितरण पढ़ना है, तो पहले तो विश्व में वर्षा उष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है, शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है या शीत क्षेत्रों में अधिक होती है। उसके बाद उसका कितनी वर्षा कहाँ पर अधिक होती है और क्यों होती है, किसका कारण, यह विषयपरक भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल में अपन करते हैं। अब इसके आगे देखो, प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल में क्या किया जाता है, अपन ने दो विषय पढ़े ना, एक है क्रमबद्ध या विषयपरक भूगोल, दूसरा पढ़ा ना प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक
भूगोल। इसमें उस क्षेत्र में पाए जाने विभिन्न प्रदेशों की स्थिति का ज्ञात करना, ये इस प्रकार की वर्णन अपन पढ़ते हैं। अब इससे आगे है देखो, ये प्रदेश प्राकृतिक राजनीतिक प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों की विविधता की खोज किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। द्वैतवाद मैं अभी समझा दूंगी। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। अब इसमें अपन ने ये चीजें पढ़ी हैं कि क्रमबद्ध भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, और प्रादेशिक भूगोल में किसी विशेष प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। वहां पर पाई जाने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन अपन प्रादेशिक भूगोल में करते हैं। और क्रमबद्ध भूगोल में पहले तो विश्व स्तर पर किया जाएगा, फिर किसी विशेष क्षेत्र में अध्ययन। कोई भी विषय ले सकते हैं आप, जलवायु ले सकते हो, उसकी प्राकृतिक वनस्पति ले सकते हो, मृदा ले सकते हो, किसी भी जैसे विषय का अध्ययन करने के लिए विषय पर क्या क्रमबद्ध भूगोल में का अध्ययन किया जाता है। अब इससे आगे पॉइंट है, देखो अपन ये एक एक का वर्णन करेंगे। अब इसमें भूगोल की शाखाओं में भूगोल की शाखाएं, लेकिन क्रमबद्ध या विषय वस्तुपरक उपागम क्या है। भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं, क्रमबद्ध या विषय परक या विषय वस्तु परक, वस्तुगत भूगोल के उपागम के आधार पर इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, यह मैं लिख देती हूँ। पहला है ए, या एक नंबर में आप कर सकते हो, इसमें है भौतिक भूगोल। अब शाखाओं से मतलब है कि कितनी शाखाओं में बांटकर अपन भूगोल का वर्णन कर सकते हैं। इस लेसन में अपन यही तो पढ़ रहे हैं। अब भौतिक भूगोल, अब भौतिक भूगोल के अंदर किसका वर्णन किया जाता है, ये अब इसके उपभाग हो जाएंगे। इसमें देखो भौतिक भूगोल में अपन कौन कौन से विषय का वर्णन करते हैं। भू आकृति विज्ञान सबसे पहला है, भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां भूस्थल पे स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। विकास जो पृथ्वी का भू आकृति विज्ञान है कि पृथ्वी का जो अपन आज देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, किस समय में हुआ है, इन सब चीजों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान। दूसरा है भौतिक जो सभी चीजें जुड़ी हुई है ना भूमि का, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में कि उस क्षेत्र में या भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार यह है, जैसे ये भू आकृतियां जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये एक दूसरे से संबंधित तो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, कल पढ़ाया था ना मैंने कि एक विषय दूसरे से संबंधित होता है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं अपन भौतिक भूगोल में कौन कौन से विषय पढ़ेंगे अपन, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में जलवायु तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है जल विज्ञान। जल विज्ञान, अब जल विज्ञान में भी जो भी ये महासागर है, महासागरों में सागर, महासागर, झील, नदी ये पाए जाते हैं। इनमें किस प्रकार के जीव जंतु हैं और मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें इसमें अध्ययन किया जाता है। और चौथा है मृदा विज्ञान। चौथा है मृदा विज्ञान। इन सब चीजों का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, भौतिक भूगोल में। ठीक है, भौतिक भूगोल में इस सब चीजों का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा इसका भाग किस किसका, भू आकृति विज्ञान का, जलवायु विज्ञान का, जल विज्ञान का और मृदा विज्ञान का। मतलब पृथ्वी पर जितने भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, इनका अध्ययन अपन किसमें करते हैं, भौतिक भूगोल में। अब दूसरा है भौतिक भूगोल के बाद में इसका दूसरा भाग है मानव भूगोल, जो कि आपके
जैसे 11th में तो भौतिक भूगोल चलता है जिसमें अपन भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान इनका अध्ययन करते हैं। अब दूसरा इसका भाग है मानव भूगोल। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब ये क्रियाकलाप इसमें कौन कौन से विषय पढ़े जाते हैं हमने देखो, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। इसमें मानव किस प्रकार के समाज में रहता है, किस प्रकार के उसके रीति रिवाज हैं, धर्म कौन सा मानता है, इन सब चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है इसमें, पहला है समाज का सांस्कृतिक, दूसरा है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या एवं आदिवास भूगोल, जनसंख्या एवं आदिवास। आदिवास का मतलब होता है वो किस प्रकार बसा हुआ है पृथ्वी पर, आदिवास भूगोल का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल में। अब तीसरा है जनसंख्या में, जनसंख्या का वितरण कितना है, घनत्व कितना है, लिंग अनुपात वहाँ कितनी है, साक्षरता कितना है, किस प्रकार के आदिवास बनाकर या मकान बनाकर वो रहते हैं, किस प्रकार की बस्तियां हैं, शहरी बस्ती जाता है या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं, इन सब चीजों का जनसंख्या का आदिवास भूगोल में अध्ययन किया जाता है। अब अगला है आर्थिक भूगोल, इसमें वो किसका वर्णन करते हैं, आर्थिक भूगोल का। अब आर्थिक भूगोल में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था का, कि उस क्षेत्र में जैसे पृथ्वी पर कौन कौन से उद्योग धंधे स्थापित हैं, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था का कौन कौन से उद्योग है, परिवहन के साधन कितने हैं, व्यापार किस प्रकार का होता है, इन सब चीजों का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। अब चौथा नंबर पे है विषय, वो है ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। अब ऐतिहासिक भूगोल में किस चीज का वर्णन करते हैं, जो ऐतिहासिक अनुभवों से, जो मतलब इतिहास के द्वारा उसमें जो परिवर्तन हुआ, भौगोलिक परिवर्तन भी हैं, जलवायु परिवर्तन भी हैं जो हुए हैं, उनका इसमें अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक भूगोल में। और अगला है राजनीति भूगोल, 5वां नंबर है राजनीति भूगोल। अब राजनीति भूगोल में किसका वर्णन करते हैं अपन, राजनीति भूगोल में कि वहाँ जहाँ पर जैसे मनुष्य रह रहा है पृथ्वी पर किस प्रकार की राज व्यवस्था है, किस प्रकार के कानून बने हुए हैं, उनकी इकाइयाँ क्या है रहने की, और चुनाव की जनसंख्या है, वो राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा उनकी क्या क्या है, क्या क्या वहाँ पर कानून बना हुआ है, किस किस प्रकार के उनको अधिकार मिले हुए हैं, इस प्रकार का वर्णन अपन इसमें करते हैं। अब अपन ने 2 पढ़े हैं, मानव भूगोल ये क्रमबद्ध भूगोल या विषय वस्तुगत भूगोल के शाखाएं हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन पहला पढ़ा अपन ने भौतिक भूगोल, उसमें भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान, इनका अध्ययन अपन करते हैं। अब मानव भूगोल में सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल, किस प्रकार के समाज की व्यवस्था है, वहाँ की सांस्कृतिक रीति रिवाज उसके किस प्रकार के हैं, जनसंख्या एवं आदिवास भूगोल, किस प्रकार वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है या कम रहती है, जनसंख्या का लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसमें करते हैं। आदिवास वो किस प्रकार के बस्तियों में वो रहता है, आधुनिक तरीके से रहता है या प्राचीन तरीके से रहता है, मतलब इसमें ये है आदिवासियों में किस प्रकार शहरी कल्चर है, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के आवास बने हुए होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के आवास रहते हैं, इनका अध्ययन अपन करते हैं। आर्थिक भूगोल में कि उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, वहाँ पर के कौन से उद्योग धंधे स्थापित हैं पृथ्वी पर, जैसे उसने कौन कौन उद्योग धंधों को विकसित किया है, पर्यटन के साधन कौन कौन से हैं, परिवहन के साधनों का किस प्रकार से विकास किया है। ऐतिहासिक भूगोल में कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वहाँ की क्या है, और राजनीतिक भूगोल में वहाँ पर किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था क्या है, यह है। अब है आगे है जीव भूगोल, इसी का तीसरा भाग है क्रमबद्ध भूगोल में अपन इन 3 विषयों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है जीव भूगोल। जीव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषयों का अध्ययन करेंगे अपन, तीसरा है जीव भूगोल। अब यह जैसे नाम से ही आपको
पता लग रहा है कि इसमें सबसे पहले जीव भूगोल, इसमें पशुओं और उनके निवास क्षेत्र के भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। पहला है जीव भूगोल, इसमें किस प्रकार के, जैसे पृथ्वी पर कौन कौन से जीव रहते हैं, उनका आवास किस प्रकार का है, ये इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है वनस्पति भूगोल, वनस्पति भूगोल, इसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं कि जिस क्षेत्र में अपन अध्ययन कर रहे हैं, रह रहे हैं, उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कौन कौन सी वनस्पति प्राकृतिक पाई जाती है, मानव निर्मित, उनके निवास क्षेत्र किस प्रकार के हैं, इसमें पारिस्थितिक विज्ञान और पर्यावरण भूगोल, ये 4 विषय हैं। तीसरा है पारिस्थितिक भूगोल और चौथा है स्थैतिक भूगोल और चौथा है पर्यावरणीय भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल। अब इनमें किस किस का वर्णन अपन करते हैं। अब पारिस्थितिक में देखो इसमें कि विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियों के जीव जंतु वहां पर रहते हैं, उनका आपसी तालमेल क्या है और उनके निवास क्षेत्रों का अध्ययन अपन करते हैं। और पर्यावरणीय भूगोल में कि वहाँ का पर्यावरणीय वातावरण किस प्रकार का है, प्रदूषण है कि भूमि का अगर ह्रास हो रहा है, अपरदन हो रहा है, कि किस प्रकार की वहाँ पर पर्यावरणीय दशाएं हैं। अब जीव भूगोल में किन किन का अध्ययन करते हैं अपन, जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल और पर्यावरणीय भूगोल। अब ये क्रमबद्ध विषय वस्तु, क्रमबद्ध या विषय वस्तु भूगोल की शाखाएं थी। कौन कौन सी 3 शाखाएं मैंने बताई हैं। पहला था ये भौतिक भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल के विषय मैंने अलग अलग बताए थे कि भूआकृति विज्ञान है, जल विज्ञान है, और ये भूआकृति विज्ञान है, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, इनका अपन वर्णन करते हैं। जलवायु विज्ञान, इनका अध्ययन अपन करते हैं। दूसरा था मानव भूगोल, अभी अपन ने पढ़ा कि मानवीय भूगोल में समाज व सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन अपन करते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का। ठीक है। अब अगला है आर्थिक भूगोल का, उसमें अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत आता है कि आर्थिक क्रियाकलाप मानव क्या कर रहा है, और राजनीतिक भूगोल का इनका। अब तीसरा है जीव भूगोल, इसमें अपन जीव भूगोल का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के कौन से प्रजाति के जीव जंतु वहाँ पाए जाते हैं। अब वनस्पति किस किस प्रकार की वहाँ पाई जाती है। पारिस्थितिक भूगोल में कि इनका आपस में क्या संबंध है, और पर्यावरणीय दशाएं वहाँ की क्या क्या है, इनका अध्ययन अपन करते हैं। अब आपका ये जैसे अपन ने भूगोल की ये शाखाएं पढ़ी हैं, इनमें आपको पता लग गया होगा कि इसमें अपन अब ये तो वर्गीकरण किसके आधार पे था, क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत भूगोल के उपागम के आधार पर। अब अपन ने 2 ये पढ़े थे ना, इसके भाग मुख्यतः भूगोल की 2 शाखाएं पढ़ी थी, उसके यह पहली शाखा के उपभाग थे ये 3, और 3 में कौन कौन से विषयों का अध्ययन करते हैं ये अपन ने पढ़ा है। तीनों कौन कौन से हैं, इसकी मुख्यतः 3 शाखाएं बताई हैं। भूगोल की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, 2 भागों में बांटा है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। अब क्रमबद्ध भूगोल को भी कई शाखाओं में बांटा है, उसमें 3 है मुख्यतः। कौन कौन से, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। अब इसके अंतर्गत इन विषयों का अपन अध्ययन करते हैं। अब इसी प्रकार से प्रादेशिक आधार पर भी इनका अलग अलग वर्णन किया गया है। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की अलग अलग शाखाएं हैं। इसमें देखो ये प्रादेशिक उपागम के आधार पे, अब अपन पढ़ेंगे प्रादेशिक उपागम के आधार पे भूगोल की शाखाएं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं।
अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें प्रदेशों का, विशेष प्रदेशों का अध्ययन इसमें किया जाता है और विशेष विषय वस्तु का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसमें देखो ये प्रादेशिक अध्ययन में इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। अब इसमें देखो प्रादेशिक अध्ययन पहला है, ये तो दूसरा पार्ट था, इसका पहला भाग है प्रादेशिक अध्ययन। अब प्रादेशिक अध्ययन में क्या किया जाता है, विशेष प्रदेश का अध्ययन करते हैं, उसमें उन्हीं सारी स्थल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन या सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, इसको भी 3 भागों में बांटा है। अब सबसे बड़े प्रदेश, सबसे बड़े में ये आ जाएगा कि पूरी पृथ्वी का अपन अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, उसके बाद मध्यम में और फिर ठीक है। इसके बाद है, इसमें देखो ये दे रखा है, इसमें बृहत मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन एवं शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विश्लेषण। 2 ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए सर्वनिष्ठ हैं। ये हैं कौन कौन से विषय हैं, अब है दर्शन और विधि तंत्र या तकनीकी। 2 विषय कौन से बताए हैं जो सभी विषयों के लिए विशेष होते हैं। अब दर्शन, दर्शन क्या होता है, किसी भी हर एक इसका विषय का एक दर्शन होता है। तो इसमें दर्शन में क्या होता है कि किसी भी, जैसे अपन भूगोल पढ़ रहे हैं, अब भूगोल का दर्शन क्या है, भूगोल में भी यही है कि उसका विस्तृत अध्ययन जब अपन करते हैं कि इसमें नई नई तकनीकी, नई नई इसका किस प्रकार से विकास किया जाए, तो इसका यही दर्शन हो जाएगा। तो इसमें दर्शन में कि उसमें अपन किस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यही तो दर्शन होता है ना। दर्शन में कि मुख्यतः उसमें, अब भूगोल में अपन अपने चारों तरफ के वातावरण का अध्ययन करते हैं, यही बताया ना। इसकी अलग अलग शाखाएं, जैसे अपन ने अभी पढ़ा भौतिक भूगोल में भौतिक जो पर्यावरणीय दशाएं उनका वर्णन करते हैं, मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो इसी प्रकार इसके भी ये 4 पार्ट बांटे हुए हैं। इसमें प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसमें दूसरा है प्रादेशिक विकास कि किसी भी प्रदेश का विकास अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा है इसमें प्रादेशिक विश्लेषण, अभी समझा दूंगी मैं एक बार, प्रादेशिक विश्लेषण। और चौथा है प्रादेशिक योजना। अब इसमें देखो आप प्रादेशिक अध्ययन, किसी भी, पहले तो जानकारी लेने के लिए किसी प्रदेश को चूज करना पड़ेगा ना। अपन कोई भी विषय भी पढ़ते हैं, ये दर्शन और तकनीकी इन्हीं 4 पॉइंटों में ही आ जाएंगे आपके जो बता रखे हैं ना आगे। इसमें देखो कि प्रादेशिक अध्ययन कि अपन को किस प्रदेश का अध्ययन करना है। जैसे अपन भारत के भौगोलिक क्षेत्र में ही बात करें अपन, तो भारत के उत्तरी मैदान का अपन को विश्लेषण या अध्ययन करना है, तो अपन ने वो प्रदेश का नाम या उस क्षेत्र को चुनेंगे ना, विषय को चुनेंगे ना, तो उसमें प्रादेशिक अध्ययन में आएगा वो। अब प्रादेशिक विकास कि उस प्रदेश में जो भी परिस्थितियां हैं उनमें किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। अब प्रादेशिक विश्लेषण कि विकास अपन कर रहे हैं तो वो वास्तव में उस वहां के क्षेत्र को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज का विश्लेषण किया जाता है। और प्रादेशिक योजना, अगर उसका लाभ पूरी तरह से नहीं मिल रहा तो अपन को क्या योजनाएं बनानी चाहिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा उस विषय का अपन विस्तार कर सके या उसमें ग्रोथ कर सके। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, प्रादेशिक भूगोल में अपन पढ़ते हैं।
अब आपने ये भूगोल की शाखाएं पढ़ लिया है। अब भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व बता रखा है आगे। भौतिक भूगोल का महत्व मैंने आपको इसमें पहले भी अपना पूरा लेसन का अध्ययन किया तो इसमें बताया भी है मैंने तुम्हें, एक बार मैं फिर पढ़ देती हूँ। अगला पॉइंट है अपना अगला पॉइंट देखो आगे ये शाखाएं आपके आगे होंगी समझ में। दो प्रकार से मुख्यतः आता है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के उपागम के आधार पर इसके रूप अलग अलग थे, वो 3 भागों में बांटा है। उसमें मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और जीव भूगोल। उसके उपभाग मैंने आपको बता दिया कि इनमें किन किन का वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार प्रादेशिक भूगोल का अब है भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, क्योंकि आपकी इसका बुक का नाम भी भौतिक भूगोल है ना, तो भौतिक भूगोल का अध्ययन अपन क्यों करते हैं और इसका क्या महत्व है। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, इसका महत्व क्या है। अब देखो भौतिक भूगोल अपन ने अभी पढ़ा। भौतिक भूगोल विषय के अंतर्गत अपन पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती हैं। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृति, प्रवाह, ऊंचावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना और मौसम एवं जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। जलमंडल में समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंध तत्व। जैवमंडल में जीव के स्वरूप, मानव तथा वृत्त जीवन एवं उसके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्रचलन एवं पारिस्थितिक संतुलन का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। अब मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं काला अवधि पर निर्भर करती हैं। अब काला अवधि मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित होती है। पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटन स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं उद्योगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अब इसमें यही बताया गया है। देखो भौतिक भूगोल में अपन किन किन का अध्ययन करते हैं। स्थलमंडल, मैं आसान भाषा में तुम्हें समझा देती हूँ। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। अब स्थलमंडल में विभिन्न प्रकार के जो भूस्थलाकृतियां पाई जाती हैं इनका अध्ययन अपन करते हैं। अब इसके बाद में जलमंडल में जल की क्रियाओं जैसे महासागर, झीलें, तालाब, इन जल का परिसीमन, विभिन्न प्रकार की धाराएं, इनका अध्ययन करते हैं। वायुमंडल में उसका तापमान, आर्द्रता, जलवायु, ठीक है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। और जैवमंडल अभी बताया था मैंने कि जैवमंडल में ये किस प्रकार के संतुलन को ये बनाए रखते हैं। अब इसमें अपने लिए क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है कि विभिन्न प्रकार की भौतिक जैसे स्थलाकृतियों का अपन एक बार वर्णन करें तो स्थलाकृतियों में कहीं पे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, द्वीप हैं, मरुस्थल है, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनी हुई हैं। अब जैसे मैदानी क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयोगी होता है, ये जो पठारी क्षेत्र है वो खनिजों के लिए उपयोगी होता है, खनिज पदार्थ उसमें अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार इन सभी का अपने लिए अत्यधिक महत्व है। जल के बिना जीवन नहीं है। जल है महासागरों में पाया जाता है, झीलों में, समुद्रों में पाया जाता है। तो जल से अपन जल विद्युत प्राप्त करते हैं, पेयजल, सिंचाई के साथ उद्योग धंधों इनमें अपने पर्यावरणीय संतुलन को बनाता है जल से। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प पाए जाते हैं, आर्द्रता पाई जाती है, तापमान, ठीक है, वर्षा, इन सब का अध्ययन अपन
करते हैं। तो ये अपने लिए सारे ही अति उपयोगी हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, इनके उपभाग की इनमें कौन कौन से स्थलाकृतियों का, विभिन्न प्रकार की नदियों द्वारा बनाई हुई स्थलाकृतियां, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुआ है, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या जैसे ये थ्योरी दी है कि पृथ्वी का महाद्वीपों का विकास किस प्रकार से हुआ, महासागरों का विकास किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार की ये सारी चीजें इसमें वर्णन करते हैं अपन। अब इसका महत्व अपने लिए क्या है, ये मैंने अभी बता ही दिया कि स्थलाकृतियां में जैसे ये सारे पर्यावरणीय घटक मिलकर ही अपना जीवन संभव है, अन्यथा अपना जीवन संभव नहीं है। तो अपने लेसन में देखो लास्ट में दे भी रखा है कि भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। अतः सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। इसमें यह बताया गया है अब इनका सही तरीके से अपन इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते रहें तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मानव ने इनका अत्यधिक उपयोग कर इन संसाधनों से अब जो अपने को हानि जैसे प्रदूषण, अधिक तकनीकी के उपयोग से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं, विभिन्न रसायनों के प्रयोग से जल प्रदूषित हो रहा है, स्थल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, तो जैवमंडल का भी विनाश हो रहा है। तो इन सब का संतुलन बनाने के लिए अपन को इन सब चीजों पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अब अपन ने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब कल अपन इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पूछ लें।